हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों की हालचाल। एनसीईआरटी के इस नई सीरीज जिज्ञासा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इसका पहला चैप्टर पूरा समझा लिया था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता। प्यारे बच्चों, लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो सजीव जगत है, यानी कि जितने भी सारे जीव हैं, उसमें कितनी विविधता है, वो कितने अलग अलग तरह के पाए जाते हैं? यदि आप ये नहीं जान रहे हैं तो ये अध्याय आपको इन्हीं सभी बातों के बारे में बताएगी और आपको एहसास दिलाएगी कि हमारे आसपास न जाने कितने लाखों करोड़ों अलग अलग प्रकार के जीव हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी भी है। तो बच्चों, बिना देर किए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझते हैं। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में एक श्लोक दिया गया है जिससे मैं शुरू करना चाहूंगा और ये श्लोक काफी प्रेरणादायक है। कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि वैसे मुझे संस्कृत उतने अच्छे से नहीं आती है, थोड़ी बहुत गलतियां हो तो माफ कीजिएगा, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठानि स्वयमापते यपि प्रार्थाय वृक्षा सत्पुरुषः इव। यानी इस श्लोक का अर्थ ये है कि बड़े वृक्ष दूसरे को तो छाया देते हैं परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वे उसे दूसरों को ही देते हैं। यानी कि बड़े वृक्ष जो होते हैं वो स्वयं तो धूप में खड़े रहते हैं लेकिन दूसरों के लिए छाया देते हैं। उसी प्रकार से हम मनुष्यों को भी कहा जा रहा है कि स्वयं कठिनाई को सह करके हमें दूसरों के लिए कल्याण करना चाहिए, यानी कि दूसरों के लिए भलाई करनी चाहिए। कितनी अच्छी बातें कही गई है प्यारे बच्चों। यदि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे तो इसका कुछ प्रतिशत आप दूसरों के लिए अपना जीवन को जरूर लगाइएगा। अब आइए हम इस चैप्टर के मुख्य बातों की तरफ बढ़ते हैं और बातें कुछ इस प्रकार से शुरू की गई है कि कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज यह एक सुहावनी सुबह है। यानी कि इस अध्याय को इस प्रकार से शुरू किया गया है कि कल लग रहा है, ये जिस जगह की बात की जा रही है यहाँ बहुत अच्छी बारिश हुई थी और आज का यहाँ का जो सुबह है वो सुहावनी सुबह है। सुहावनी सुबह का मतलब होता है यानी जब मौसम अच्छा हो, हल्की ठंडी हवा चले और वातावरण मन को आनंद दे तो उसे सुहावनी जो है वो कहा जाता है। और कुछ इस प्रकार से यहाँ की सुबह जो है वो हुई है। शायद आपका भी सुबह कुछ इसी प्रकार से हुआ हो यदि आप सुबह सुबह इस क्लास को कर रहे हो तो। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया है। यानी कि एक विज्ञान की शिक्षिका है जिसका नाम है सुलेखा, वो विद्यालय में प्रकृति की सैर जो है वो करने जा रहे हैं, यानी कि नेचर वॉक जो है वो करने जा रहे हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, एक डॉक्टर रघु जो है उसको बुलाया गया है और एक मनीराम चाचा को आमंत्रित किया गया है, यानी कि उन्हें बुलाया गया है। ये आपके हैं मनीराम चाचा और ये आप देख सकते हैं ये है डॉक्टर रघु और ये है सुलेखा मैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्टर रघु हैं ये पास के ही अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे अनुसंधान प्रयोगशाला का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां नई चीजों की खोज की जाती है और नई चीजों के प्रयोग यानी कि क्रियाकलाप भी जो है वो किए जाते हैं। और आप लोग जानते हैं कि वैज्ञानिक लोग का यही तो काम होता है। वहीं वरिष्ठ नागरिक का मतलब होता है एक बुजुर्ग आदमी जो तकरीबन 60 वर्ष से अधिक हो और उनको प्रकृति से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हो, तो ये वरिष्ठ नागरिक है। इस तरह के लोगों को वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। तो इन सारे शब्दों को आप समझ पा रहे होंगे और कई बार बच्चे ना इसी शब्द को समझ नहीं पाते। वैसे तो पढ़ के भी वे सारी चीजें समझ ही रहे होते हैं लेकिन वे इसी तरह के शब्दों में उलझ जाते हैं और वो कई बार चीजों को उस तरीके से नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। पीछे मैंने आपको दिखाया था मनीराम चाचा जो पास के ही थे, वरिष्ठ नागरिक थे। अब इनमें एक खास बात ये थी ना कि ये अलग अलग जो पक्षी होते हैं उनकी ध्वनियां आसानी से ये निकाल सकते थे। विशेषज्ञ का मतलब आप समझते हैं, किसी विषय को बहुत अच्छी तरह से जानने वाले जो लोग होते हैं ना, उसे विशेषज्ञ कहते हैं। तो ये पक्षियों की ध्वनियों को निकालने में अच्छी तरह माहिर थे, यानी कि अच्छी तरीके से इन्हें पता था कि पक्षियों को किस प्रकार से अलग अलग ध्वनियां निकाली जा सकती है। वह विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने भी निपुण है, यानी कि निपुण भी उसी तरह के व्यक्ति होते हैं किसी काम को बहुत अच्छी तरह से और कुशलता पूर्वक जो व्यक्ति कर लेते हैं ना, वो जो एकदम कह सकते हैं कि माहिर होते हैं, महारत हासिल है उनको। तो इस तरह के लोगों को निपुण भी जो है वो कहा जाता है। और मनीराम चाचा में एक और खास बात ये थी कि वे अलग अलग पौधे और अलग अलग जो जंतु होते हैं उनकी पहचान जो है वो आसानी से कर लेते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मनी राम चाचा को क्यों बुलाए होंगे सुलेखा मैम ने। वहीं आगे बढ़ो तो विद्यार्थियों की प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। बच्चों, ये जो प्रकृति की एक तरह से सैर है, इस प्रकृति की सैर में बच्चों को पौधों और जंतुओं की सुंदरता के बारे में जो है वो बताया जाएगा और उनकी विविधता के बारे में। विविधता का मतलब होता है अलग अलग होना, यानी कि कितने सारे अलग अलग तरह के पौधे हैं, कितने अलग अलग सारे तरह के जंतु हैं, उन सभी के बारे में इस प्रकृति सैर के जरिए जो है वो जाना जाएगा। और इसमें जो मदद करेंगे वो डॉक्टर रघु करेंगे और मनीराम चाचा जो है बच्चों की मदद करेंगे। साथ ही साथ कुछ मदद सुलेखा मैम के जरिए भी की जाएगी। बच्चों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं, यानी कि विद्यार्थी ये जान करके काफी एकदम उत्साहित से हैं। उत्साहित का मतलब खुश हैं, वे पूरे जोश में हैं कि भाई कब सुबह होगी, कब हम लोग प्रकृति की सैर पे निकलेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बच्चों में ये जिज्ञासा होती है, जैसा कि आप किताब का नाम भी इसी प्रकार से कुछ रखा गया है कि उनमें नई चीजों को जानने की काफी एक उत्सुकता होती है और ये अच्छी बात है। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चलें। यानी कि प्रकृति की सैर पे जाने से पहले सुलेखा मैम ने सभी विद्यार्थियों से एक परामर्श दिया, एक दरख्वास्त की, एक बातें बताई कि आप लोग सभी सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग सभी अपने साथ नोटबुक लेके चलेंगे, एक पेन लेके चलेंगे और एक पानी की बोतल, ताकि प्यास लगे तो आप बीच बीच में पानी पीते रहें। और पेन नोटबुक इसलिए क्योंकि जो भी बातें आप सीखें, समझें, पढ़ें, उसके बारे में वहाँ आप लिखते चलेंगे। जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो सारी चीजों को सीखने, समझने, इस तरह की चीजें करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। यानी कि जैसे ही वो उद्यान, यानी कि बगल के उद्यान का मतलब पार्क होता है, जो आसपास के बगीचे आपके होते हैं ना, उसी को आप उद्यान कह सकते हैं। उसमें जैसे प्रवेश करते हैं तो जानते हैं कि आप एक बाग है, एक बगीचा है, तो उसमें बहुत सारे खुशबूदार फूल भी तो होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो अच्छे सुगंध को देते हैं। तो डॉक्टर रघु कह रहे हैं कि भाई आप लोग इस गंध की विविधता को महसूस करते हुए चलें, यानी कि ये अलग अलग तरह के जो आपको महकें आ रही है इस बगीचे में, इसको आप ना महसूस करते हुए चलें, यानी कि देखते चलें। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ न करते हुए उनका अवलोकन करें। वाह, कितनी अच्छी बातें बताई। अगर हमारे बच्चों को इस तरह की बातें बचपन से सिखाई जाए तो कितनी अच्छी बात है कि भाई आप लोग जो इस बगीचे में प्रवेश किए हैं, तो आप किसी भी जो भी जीव हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी जंतु है, आप उसके साथ किसी प्रकार से छेड़छाड़ ना करें, उसका आप सम्मान करें। क्योंकि वो यदि हम लोग उसका नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका एक तरह से नुकसान हमें भी पहुंच सकता है। तो इसलिए आप किसी भी चीज को नुकसान ना पहुंचाएं। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुने। वाह, ये मनीराम चाचा कह रहे हैं कि आप पौधों को तो देख ही रहे हैं, जंतुओं को देख ही रहे हैं, उनके अलग अलग तरह की जो आवाजें आ रही है उनको भी आप सुनते चलें। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जिनमें घास, झाड़ियां और बड़े वृक्ष शामिल हैं। स्वाभाविक सी बात है, बगीचा है तो हर तरह के वृक्ष मिलेंगे ही। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों,
एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। यानी कि वे अलग अलग तरह के फूल, पक्षी जो भी हैं, इस तरह के सभी चीज़ों का अवलोकन करते हैं, यानी कि देखते हैं। अवलोकन करना का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना और समझना, बस इतना आप समझिएगा। यानी कि सारी चीज़ों को वो अच्छे से ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। वे अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं, यानी कि जैसे जैसे वो अवलोकन करते हैं, चीज़ों को ध्यान से देखते समझते हैं, वो अपने कॉपी पेन में भी नोट करते चलते हैं, क्योंकि पहले ही सुलेखा मैम ने उन्हें बताया था कि भाई आप लोग पेन और कॉपी जरूर लेके जाइएगा। और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उनके बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव चहचहाट सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाट होती है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। यानी कि देखिए, जैसे जैसे वो बगीचे में जब सैर कर रहे होते हैं तो बहुत सारे अलग अलग जब पक्षी उनको मिलते हैं या अलग अलग तरह के जानवर मिलते हैं तो उनकी अलग अलग ध्वनियाँ होती है, उनकी अलग अलग आवाज़ें होती है। तो डॉक्टर रघु वो उनको बताते हैं कि देखिए, ये जो अलग अलग तरह की आवाज़ें आप देख रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग जो जीव होते हैं ना, उनकी आवाज़ें जो है वो अलग अलग होती है, बस आप इसको देखते चलें। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियों की नकल करने का अनुरोध करते हैं, यानी कि आग्रह करते हैं कि आप कुछ अलग अलग तरह के पक्षियों की ध्वनियाँ निकालें, क्योंकि मनीराम चाचा इसमें तो माहिर थे। मनीराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनियों की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी बच्चा, हम लोग भी बचपन में अपने इलाकों में जब इस तरह के लोग देखते थे तो हमें भी लगता था कि कहीं हम भी इस तरह की आवाज़ें निकाल सकते हैं, जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं जो करती है। आप लोगों ने जरूर कई बार इस तरह की प्रैक्टिस की होगी, या कुत्ता भौं भौं करता है, तो इस तरह की चीजें कि मैं कर पा रहा हूँ या नहीं। क्या आपने कभी अपने आसपास विद्वान विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है? क्या आपने, ये तो आप सैर पे गए हैं, लेकिन ऐसे ही क्या आप अपने आसपास के पौधे और जंतुओं का अवलोकन किए हैं? क्या आपने कभी ध्यान दिया हो, या कभी आपने किसी चीज को समझने की कोशिश की हो? क्या आपने ऐसा किया है? अपने अवलोकनों को अपने मित्रों और शिक्षक के साथ साझा कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। यदि इस तरह के अवलोकन आपने पहले कर रखे हैं तो आप अपने मित्रों के साथ इसके बारे में चर्चा कीजिए, या शिक्षक के बारे में ये बातें जो है वो साझा कीजिए, ताकि इस पे लंबी चर्चाएं हो और आप कुछ इसके बारे में जानें। वहीं एक बात यहाँ आप देख सकते हैं कि वाह, यह कितना आश्चर्यजनक है कि प्रत्येक पक्षी का अपना एक विशिष्ट कलरव होता है। ये सही बात है, अलग अलग पक्षियों की आवाज़ें जो है वो अलग अलग होती है। वहीं कबूतर की गुटुरगू होती है तो कोयल की एक अलग तरह की आवाज़ होती है, इस तरह की चीज़ें। तो शायद आप इन सभी बातों को समझ पा रहे हो कि ये किताबें कितनी अच्छी और मज़ेदार बनाई गई है। आइए अब आगे और बढ़ते हैं, और आगे का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार से है। हमारे आसपास के पौधे और जंतुओं में विविधता। देखिए, पहले ये एक इंट्रो के तौर पे आपको प्रकृति में सैर के दरमियान आपको ये बताया कि देखिए कितने तरह के पौधे हैं, कितने तरह के जानवर हैं, कितने तरह के पक्षी हैं। लेकिन यहाँ स्पेशली अब क्या कर रहा है, अपने आसपास के पौधे और जंतुओं में विविधता को बताएगा। यानी कि हमारे आसपास ना जाने कितने अलग अलग तरह के पौधे होंगे, ना जाने कितने अलग अलग तरह के जानवर होंगे। ये अलग अलग होना ही ना विविधता कहलाता है। लेकिन ये बातें ऐसे कह देने से नहीं होगी। यहाँ बहुत सारी चीजें अभी आपको बताई जाएगी, जिससे आप खुद ये सोचें, इसके बारे में जानें कि हाँ, ये बातें सही कही जा रही है। तो आइए खोजें और अंकित करें। क्रियाकलाप 2.1 में क्या खोजने के लिए कही जा रही है और क्या अंकित करने के लिए कही जा रही है, आइए थोड़ा देख लेते हैं। तो अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान, वही पार्क, वही बगीचा, ये आप कह सकते हैं, आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाइए। देखिए, यहाँ आप एक तो किताब पढ़ रहे हैं, चाहे तो अपने विद्यालय में आप शिक्षकों के साथ मिल करके एक एक विद्यालय में कोई भी आसपास के पार्क हो, कोई भी आसपास के उपवन हो, जो छोटे वन होते हैं, उसमें प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाइए। यानी कि आप प्रकृति पे उसी तरह से प्रकृति में सैर में निकलिए। उसके अलावा प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीटों, पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। यानी कि जब आप प्रकृति की सैर में हो तो आप सभी पौधों को ध्यानपूर्वक देखें, कीटों को ध्यानपूर्वक देखें, पक्षियों को ध्यानपूर्वक देखें और अन्य जंतुओं को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। साथ ही मौसम की स्थितियों जैसे गर्म, ठंडा या तेज हवा इत्यादि भी अंकित करें, और इन सभी बातों को अपने नोटबुक में
अंकित करते चलें, यानी लिखते चलें, तभी आपको पता चलेगा कि भाई हमने कितने सारे अलग अलग तरह के पौधे को नोट किया। जब आप इस तरह से सैर पे निकल करके आप चीजों को लिखना शुरू करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कितने सारे कीड़ों यानी कि कीटों के बारे में हमने अंकित किया, अलग अलग तरह के पक्षियों के बारे में अंकित किया, अलग अलग तरह के जंतुओं के बारे में हमने अंकित किया। और जब आप उस लिस्ट को देखेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे कि बाप रे, इतने सारे पौधे, इतने सारे कीड़े, इतने सारे पक्षी, इतने सारे जंतु हैं। तब आपको पता चलेगा कि ये पौधों और जंतुओं में कितनी सारी विविधताएं हैं। बात को आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब आगे कुछ और चीजें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों या फूलों को एकत्रित करके एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। स्क्रैप बुक का मतलब होता है चित्र काटकर जब आप खाली पेजों पे चिपकाते हैं ना कॉपियों पे, तो उसी को स्क्रैप बुक कहते हैं। आप ये भी बना सकते हैं। प्रकृति में पौधों और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ ना करें, उनका ध्यान रखें, सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती ना तोड़ें। देखिए, आपको ये चेतावनी भी दी जा रही है कि आप जब इन सारी चीज़ों को जानने के लिए निकले हैं तो आप किसी भी जीव के साथ छेड़छाड़ जो है वो आपको नहीं करना है। और आप शरारती बच्चे नहीं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप जरूर ऐसा ही करेंगे, मैं उम्मीद है। विभिन्न पौधों में तने, पत्तियों, फूलों और किसी भी अन्य रोचक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकनों को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थानों में अंकित करें। आपके लिए चित्र 2.1 तथा तालिका 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तो वैसे 3 ही चीजें दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको चीजों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं एक घास को अलग तरीके से दिखाया गया है, इसका पत्ता, इसका पौधा। वही तुलसी का पौधा और पत्ता एक अलग तरीके का है। गुड़हल का पौधा और पत्ता और फूल, इसमें ये अलग तरीके के पौधे हैं। तो कुछ पौधों की विभिन्न विशेषताओं के उदाहरण दिए गए। अब यहाँ मैं ये चीजें तालिका जो है ना, आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ ताकि आपको कुछ काम मिले और आप घर पे भी इनको करें। देखिए, आपको करना क्या है, आप इसमें शिक्षकों, अपने विद्यालय के शिक्षकों का भी सहारा ले सकते हैं। वैसे मैं ये चीजें बताना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। बस आपको यहाँ देखना है कि आपके स्थानीय नाम, मतलब स्थानीय नाम पौधों का जो भी नाम है उसको यहाँ वैसे तो लिखा हुआ भी है, आप आगे भी लिस्ट और अन्य 5, 6, 10 तक बना सकते हैं। इस तरह से आगे कंटिन्यू। फिर आप उसके तना के बारे में बताएं कि उसके तना किस तरह के हैं, कोमल है या पतला है या कैसा है, मोटा है, ठीक है। इस तरह की चीजें आपको यहाँ दर्ज करना है। फिर पत्तियों के बारे में जो है वो दर्ज करना है, किस तरह के हैं। फिर उसमें फूल होता है या नहीं, ये आपको दर्ज करना। और फिर कोई अन्य विशेषताएं यदि उस पौधों में है तो आप यहाँ जो है उन विशेषताओं के बारे में जो है वो जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। आपने समझ लिया होगा कि इस तालिका को किस प्रकार से बनाना है। अब मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और यहाँ कुछ और भी तालिकाएं दी गई है, लेकिन तालिकाओं में आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ पढ़ के बताता हूँ कि आपने जिन पौधों का अवलोकन किया है उनमें क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं पाई गई। अब देखिए, ऊपर की जो तालिका है, ये जो तालिका है, ये जब आप भरेंगे तो आपको ये अवलोकन भी करना है कि इन तालिकाओं में आप क्या पाएं, क्या देखें, इनमें कौन सी पौधे की में क्या क्या समानताएं या क्या क्या असमानताएं दिखी, ये आपको अवलोकन करना है, ये ध्यान देना है। आपने देखा होगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे लंबा अथवा छोटा, कठोर अथवा कोमल तना। यानी कि आपने जब अलग अलग तरह के 10-15 पौधों के बारे में उस तरह की तालिका बनाएंगे तो आप पाएंगे कि कुछ पौधे काफी लंबे हैं, कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ पौधे कठोर हैं तो कुछ पौधे कोमल हैं। यानी कि तना उनका जो है वो इस तरह से, जैसे आपने मान लीजिए किसी लता को लिया, किसी बड़े वृक्ष जैसे पीपल के वृक्ष लिए होंगे तो उसकी तना तो काफी लंबे होंगे और काफी कठोर भी होंगे। वहीं आप किसी लत को लिए होंगे, जैसे सब्जी के पौधे होते हैं, उसकी तो तना काफी कोमल हुई आप देख पाए होंगे। तो इस तरह की चीजें आपको जो है वो देखनी है। वहीं आगे मैं बढ़ूं तो विभिन्न आकृतियों की पत्तियां और तने पर पत्तियों का अभिविन्यास, फूलों के रंग, आकार और सुगंध में भिन्नता को देखें। यानी कि विभिन्न तरह के आप जब पौधों को लिए होंगे तो उनकी पत्तियों की आकृति आप देखें, यानी कि उनमें विन्यास किस प्रकार से बना हुआ है। जैसे कि देखिए, जैसे पत्तियों में क्या होता है ना, इस तरह के जो आप ये जो देख पा रहे हो ना, ये विन्यास होता है। ये आपको देखना है कि उसमें किस तरीके के हैं। ये अलग अलग तरह के पौधों के पत्तों में अलग अलग होते हैं, तो आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो। अब सैर के समय देखे गए अथवा अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाइए।
अब आपने पौधों की सूची बना ली हो तो आप अब जंतुओं की सूची बनाइए, उनके रहने के स्थान, उनके भोजन और गति के प्रकार को तालिका 2.2 में दिए गए रिक्त स्थान में अंकित कीजिए। आपके लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ देखिए कुछ उदाहरण भी आपके सामने दिए गए हैं। ऊपर देखिए आपके लिए पौधों की तालिका थी, यहाँ आपके जंतु की तालिका है कि जैसे जंतुओं के नाम में पहला जंतु है कौआ, उनके रहने का स्थान कहाँ है भाई, तो ये वृक्ष पे रहता है। भोजन ये क्या खाता है, तो कीट खाता है। गति के प्रकार तो उड़ना और चलना है। बाकी अन्य कोई अवलोकन एवं विशेषताएं हैं तो चोंच में टहनी लिए हुए, इस तरह की कुछ विशेषताएं हैं। तो यहाँ कुछ इस तरह के चार्ट जंतुओं के दिए गए हैं। आप चाहें तो और भी जंतुओं को यहाँ आप दर्ज करके आगे कुछ और बड़े लिस्ट बना सकते हैं। और ये लिस्ट बना लेने के बाद आपको क्या करना है, केवल लिस्ट ही नहीं बनाना, ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे रहा। अब आपको इस लिस्ट को बना लेने के बाद तालिका 2.2 में आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया है उनमें क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं ये आपको देखना है। यानी कि जब जब आप जंतुओं को इकट्ठी कर लेंगे तो आपको ध्यानपूर्वक उसमें देखना और समझना है कि उसमें क्या-क्या समानता है और क्या अलग-अलग चीजें हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं जबकि कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं। जैसे आप उसमें अलग-अलग तरह के लिस्ट बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी पक्षी को लेते हैं और किसी जानवर को लेते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको जो है वो अलग-अलग दिखाई देगी। वहीं आप एक कीट को लें तो उसमें कुछ चीजें आपको अलग दिखाई पड़ सकती है। तो पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियां जल में रहती हैं और मेंढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ-साथ जल में भी रहते हैं। देखिए यहाँ वैसे तो यहाँ हर चीज जो है वो कही ही जा रही है, आपको बता ही दे रहा है कि जो पक्षी होते हैं वो वृक्षों पे रहते हैं, वहीं मछलियां जो जीव हैं ये पानी में रहते हैं। वहीं कुछ ऐसे जीव हैं जैसे कि मेंढक, ये जंतु ऐसे हैं जो भूमि पे भी रहते हैं और जल पे भी रहते हैं। तो जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकारों में भी विविधता है। आपने जिन पौधों तथा जंतुओं का अवलोकन किया है उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाएं अथवा आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों के पत्तों, फूलों और जीव जंतुओं के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक तैयार करें। देखिए जिस तरह से आपने पौधों के पेड़ पौधों के स्क्रैप बुक तैयार किए थे साठ साठ के, तो आपको अब जानवरों का भी करना है। तो देखिए यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये बुक इतनी बेहतरीन बनाई गई है, यदि आप इसको सही से पढ़े समझे तो आपका जो चीज़ों को समझने देखने समझने की जो आज तक आप देख समझ पा रहे होंगे, वो सारी चीज़ें आपकी बदल जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले आपको पौधों का एक पूरा एक तालिका बनाना है, जिससे आप ये समझ पाएँगे कि भाई पौधे सच में बहुत अलग-अलग तरीके के होते हैं, उनकी पत्तियाँ भी अलग होती है और कुछ पौधे बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, कुछ काफ़ी कठोर होते हैं, तो कुछ काफ़ी मुलायम भी होते हैं। वहीं आप जब जानवरों की इस तरह की तालिका बनाएँगे, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि जानवर भी बहुत तरह के होते हैं। कुछ जानवर पेड़ों पे रहते हैं तो कुछ जमीन पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं तो कुछ पानी और जमीन दोनों जगह पे रहते हैं। इनके खाने-पीने की चीज़ें भी अलग होती हैं, इनका शरीर का जो बनावट है वो भी अलग होता है। तो इस तरह की चीज़ें आप जान पाएँगे और फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि हाँ, हमारे यहाँ सजीवों में ढेर सारी विविधताएँ हैं। यानी कि सजीव उसको कहा जाता है जो जिंदा हो, जो साँस ले रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे धरती पे जीव जो है वो बहुत तरह के हैं, अलग-अलग तरह के। और इसी को आगे देखिएगा आपकी किताब यहाँ बताएगी कि इसी को जैव विविधता कहा जाता है, जैसा कि आगे मैं आपको बताऊँगा। अब चलिए आगे चीज़ों को पढ़ते हैं और कुछ बातें यहाँ मैं आपको बता दूँ कि विद्यालय में आते-जाते समय अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखने की चेष्टा करें। ऐसे किसी भी पौधे अथवा जंतु का नाम जोड़ें जिसे आपने पहले तालिका 2.1 अथवा 2.2 में सूचीबद्ध नहीं किया है। देखिए, अब आप स्कूल वगैरह जाते होंगे, तो स्कूल वगैरह जाते समय आपको अपने आसपास का जो आपका वातावरण है, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ आपको ध्यानपूर्वक देखना और समझना है और उसमें विविध प्रकार के अलग-अलग प्रकार के जो पौधे और जंतु हैं, उसको देखने की आपको चेष्टा करनी है और देख कर के ये आपको ध्यान लगाना है कि आपने जो तालिका बनाई है, उन तालिकाओं में ये सारे जानवर हैं या नहीं? और यदि नहीं है तो इन जानवरों को जोड़ना है और उसमें फिर इसके बारे में भी जानकारी जो है वो आपको इकट्ठी करनी है। वहीं एक और क्रियाकलाप कुछ इस प्रकार से जो है वो दिखाई गई है, क्योंकि देखिए जब तक क्रियाकलाप ना हो तो चीज़ों को आप अच्छे से समझ नहीं पाएँगे और यहाँ क्रियाकलाप आपको कोई ख़ास जो है चीज़ें आपको अलग नहीं अपनानी है। किताबें सारी चीज़ें आपको बता बता रही है कि आपको किस प्रकार से क्रियाकलापें जो है वो करनी है। अब देखिए, आइए महत्व समझें। 30 सेकंड के लिए अपनी आँखें बंद करें और एक पौधे एवं एक जंतु के विषय में सोचें जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और जो आपके सबसे अधिक जो आपको सबसे अधिक अच्छा लगा।
तो देखिए यहाँ 30 सेकंड के लिए देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये शिक्षिका है, ये मैडम जी हैं और यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब इन बच्चों से मैडम जी कह रहे हैं कि आप 30 सेकंड के आपको मैं समय देता हूं, आप अपने मन में कोई एक पौधा या कोई एक जानवर के बारे में सोचें और उन पौधों उन जानवरों के बारे में सोचें जिसके बारे में आप अच्छी तरह से पहले जान रहे हैं और जो आपको काफी अच्छा भी लगता हो। अब आप जो भी जानवर या जो भी पौधे आपने सोचा, आपको इस जो ये जो ब्लैक बोर्ड है यहाँ आपको चित्र जो है वो बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चे एक एक करके चित्र को भी बना रहे हैं और इससे अब मैम जी क्या समझाना चाह रहे हैं वो तो आपको आगे पता चलेगा। क्या समझाना चाह रहे हैं, यही समझाना चाहेंगे कि आप देखिए 30 सेकंड में ही आपने कितने सारे अलग अलग तरह के पौधे और जानवरों को सोचा और बनाया और आप ये देख सकते हैं कि हाँ हमारे पृथ्वी पे कितने सारे जानवर हैं और कितने सारे पौधे भी हैं। अब आगे मैं आपको बता दूं कि अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधे और जंतु का चित्र श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं। चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधों और जंतुओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? यानी कि अब आपने ये जो सोचा और ये श्याम पट यानी कि ये जो ब्लैक बोर्ड है, यहाँ जब आपने चित्र को बनाया तो इस चित्र को बनाने के बाद आपके मन में इन पौधों और जंतुओं के बारे में क्या विचार है, क्या ख्याल है? अब आइए आगे क्या मैम जी बता रही हैं वो देखते हैं। कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा श्याम पट पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के कितने चित्र बनाए गए? क्या आप सोचते हैं कि श्याम पट पर चित्रित किए गए पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो यहाँ जो चित्र बनाया गया है, क्या ये चित्र जो बनाई गई इसके अलावे भी कुछ और अतिरिक्त कुछ इसके अलावे भी कुछ और पौधे और जंतु हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं। तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि हमारी धरती पे कितने सारे पेड़ पौधे हैं, कितने सारे जानवर भी हैं। अब किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक एक अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं इत्यादि। क्या आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? इससे पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। देखिए कितनी बेहतरीन बातें इस लाइनों में कही जा रही है। मैं आपको इस लाइन को थोड़ा सा ब्रेक लेकर के अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले ये जो जैव विविधता शब्द है इसको आप समझें और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर नोट करें कॉपी में साइड से। देखिए हमारी जो पृथ्वी है जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ अनेकों प्रकार के पौधे हैं, अनेकों प्रकार के जानवर हैं। ये सभी पौधे, ये सभी जानवर जो अलग अलग प्रकार के हैं, इन सभी को मिलाकर के ही हमारा ये जैव विविधता बनता है। यानी कि जीवों में विविधता, यानी कि जीवों का अलग अलग होना। और ये सभी जीव एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे पे निर्भर हैं। किसी एक के बिना किसी एक का काम नहीं चल सकता है। जैसे यहाँ आप ध्यान देंगे तो पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यदि पेड़ नहीं होता तो ये पक्षी और जंतुओं को भोजन और रहने की जगह कैसे मिलती? वहीं जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं। यदि जंतु फल नहीं खाते तो बीज फैलते नहीं, बीज फैलते नहीं तो अलग अलग तरह के पेड़ आते कहाँ से? इसलिए आप यहाँ एक अवेयरनेस आपको मैं देता हूँ कि हमारे लिए जो हमारे आसपास के जो जानवर हैं, हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने आसपास के पेड़ पौधे, अपने आसपास के जानवरों का ख्याल रखें। बहुत ज्यादा ना सही लेकिन थोड़ा बहुत हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यदि वो नष्ट हो जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं हम लोग भी नष्ट हो जाएंगे, हमारी पृथ्वी ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इसको बचाना चाहिए और इससे कभी भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाना चाहिए। ये आप शायद समझ पा रहे हो और ये विविधता को भी समझ पा रहे हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से पूरा जो है हम लोगों का क्लियर होता है। और अब हम लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो टॉपिक हमारा है वो इस प्रकार से है कि पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं। देखिए ये एनसीईआरटी बार बार चीजों को घुमाई जा रही है। पहले आपको एक थोड़ा सा चीजें परोसी गई, फिर आपको थोड़ा एडवांस लेवल में, फिर एक कुछ और एडवांस में चीजों को ले जाया जा रहा है। यहाँ से देखिए क्या है कि पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं। अब आपको ये कह रहा है कि आप अलग अलग पौधों, अलग अलग जंतुओं के कैसे समूह बना सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ क्रियाकलाप के जरिए चीजें आपको बताई जाएगी। आप अपनी नोटबुक और पुस्तकों को समूहों में कैसे व्यवस्थित करेंगे? क्या उन्हें समूहों में व्यवस्थित करने से आपको अपने बस्ते को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी?
देखिए यहाँ पहले तो पौधों और जंतुओं के समूह हम लोगों को बनाना है, लेकिन उन समूह को बनाने से पहले कुछ और ही चीजें यहाँ कही जा रही है। आइए अब हम अपने आसपास के संसार पर दृष्टि डालें, यानी कि देखें हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले विविध प्रकार के पौधे और जंतु विद्यमान हैं। यानी कि हमारे आसपास जो है ना, बहुत सारे अलग अलग तरह के पौधे जंतु हैं जिनमें बहुत सारी अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग खास बातें जो है उनमें मौजूद है, जिनके विषय में हमने अनुभाग 2.1 में सीखा है। हम उनकी समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, उनकी समानताएं और भिन्नताओं के आधार पे उनके समूह जो है वो बना सकते हैं। यानी कि पेड़ पौधों को यदि आपको एक समूह बनाना है तो आप उनमें क्या क्या समान चीजें हैं उसके जरिए, और उसमें क्या क्या अलग चीजें हैं उनके जरिए भी आप एक समूह जो है वो तैयार कर सकते हैं, एक तालिका तैयार कर सकते हैं। अब इस तालिका को मैं पहले एक बार में चीजों को सामने लाऊं, क्योंकि हमारा स्क्रीन बहुत छोटा है, माफ कीजिएगा। अब क्रियाकलाप 2.3, आइए समूह बनाएं। विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए। आप पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चार्ट एवं अन्य स्रोतों से उनके चित्र काट सकते हैं। इनमें से प्रत्येक चित्र अलग अलग कार्ड पर चिपकाए। यानी कि यहाँ देखिए अलग अलग तरह के जो अखबार हैं, अलग अलग तरह के जो बुक्स हैं, किताब हैं, चार्ट हैं, आपको हर एक जगह से पौधे और जानवरों के अलग अलग चित्र जो है, अलग अलग जो कार्ड है वो आपको काट करके अपने कॉपी में चिपकाना है। बस ध्यान में रखिएगा किसी इंपॉर्टेंट घर में कोई वैसे डायरी ना हो जिसमें चीजें हो, आप काट मत लीजिएगा। फालतू चीजें होंगी तो वहां से आपको काट के निकालना है। अपनी कक्षा को 5 से 6 विद्यार्थियों के अलग अलग समूहों में बांट लीजिए। अपनी कक्षाओं में 5-5 या 6-6 करके विद्यार्थियों के अलग अलग समूह बना लीजिए। अपने समूह के सभी साथियों द्वारा बनाए गए कार्ड एकत्रित कर लीजिए। यानी कि आपके जो साथी वगैरह हैं, जो भी कार्ड को वो जो एकत्रित किए, जमा किए, उन कार्ड को आप समूह बनाइए। कार्ड में दर्शाए गए सभी पौधों और जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन कीजिए। यानी कि उस कार्ड में जो भी पौधे हैं, जो भी जानवर हैं, उनमें क्या अलग अलग विशेषताएं हैं उनका अवलोकन कीजिए। यानी कि उसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। तालिका 2.1 और 2.2 में लिखी पौधों और जंतुओं की विशेषताओं का स्मरण कीजिए, जो कि आगे है। एक समान विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाइए। कोई एक समान आप चीजों को पैरेलल बना करके उसके आधार पे चीजों को आगे बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा सामने कर दूं ताकि एक बार में चीजों को अच्छे से पढ़ लूं। आपके द्वारा बनाए गए पौधों और जंतुओं के समूहों के आधार को कक्षा के अन्य समूहों के साथ साझा करें और उन पर चर्चा करें। आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग किए गए आधार भिन्न हो सकते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे के कारण क्या है? देखिए, अब आपका जो 6 या 5 विद्यार्थियों का जो समूह बना होगा, उन सभी का जो आधार होगा, उनको समूह बनाने का, वो बिल्कुल सबका अलग-अलग होगा। और आप ये आश्चर्य होंगे कि कितने सारे आधार हैं, जिसके ज़रिए हम बहुत सारे पौधे और बहुत सारे जंतुओं के अलग-अलग समूह बना सकते हैं। वहीं हो सकता है कि विभिन्न विद्यार्थियों ने समूह बनाने के लिए भिन्न-भिन्न समान विशेषताओं का चुनाव किया हो। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थियों ने पौधों की ऊंचाई को समूह बनाने के आधार के रूप में चुना हो, जबकि हो सकता है कि अन्य ने पौधों के समूह बनाने के लिए फूलों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति को आधार के रूप में चुना हो। बिल्कुल चुना होगा, क्यों नहीं चुना होगा? जिसको जो आसान लगा होगा, जो समझ में आया होगा, उसके आधार पे उन्होंने समूह बनाया होगा। ठीक है? अब यहाँ कुछ और चीजें बताई गई है कि फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे किसी विद्यार्थियों ने समूह बनाया होगा, किसी ने कठोरता या कोमल तना के आधार पे अलग समूह बनाया होगा, किसी ने खान पान का स्वभाव के आधार पे समूह बनाया होगा, किसी ने रहने के स्थान के आधार पे समूह बनाया होगा। संभवतः आपने जंतुओं की विविध विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए होंगे, जैसे वे क्या खाते हैं, वे कहाँ रहते हैं, वे किस रंग के होते हैं और वे कैसे चलते हैं। समूह बनाने का क्या महत्व है? समूह बनाने से पौधों और जंतुओं को उनकी समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना सरल हो जाता है। आप समूह बनाने के महत्व के विषय में अध्याय हमारे आसपास की सामग्री में और अधिक जानेंगे। यानी कि समूह बनाने के बारे में जो अगला चैप्टर है आपका, हमारे आसपास की सामग्री, उसमें आप और अधिक बातें जो है वो जानेंगे और समझेंगे। तो यहाँ आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से अलग अलग आधार के जरिए हम बहुत सारे लंबे चौड़े समूह जो है वो पेड़ पौधे और जंतुओं के बना सकते हैं। वहीं आगे मैं बताऊं तो पौधों के समूह कैसे बनाएं।
देखिए, एक ही बात को ये लगातार इस तरह से रिपीट कर रहे हैं। यहाँ अब स्पेशली पौधों के समूह कैसे बनाएँ, क्योंकि पौधों के समूह पहले आप एक डेमो के तौर पे पीछे ही देख लिए कि किसी ने कैसे अलग-अलग तरीके से बनाया। अब एग्ज़ैक्ट पौधों के बारे में आप कैसे समूह बना सकते हैं, उसके बारे में यहाँ कुछ चीज़ें और अच्छे से जो है वो बताई गई। आपने देखा कि पौधों में उनके तने, पत्तियों, फूलों इत्यादि से संबंधित विशेषताओं में विभिन्नताएँ होती हैं। विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई और कठोरता में भिन्न होते हैं, जबकि पत्तियां आकृति, रंग, आकार और व्यवस्था में भिन्न होती हैं। आपने पिछले क्रियाकलाप 2.3 में पौधों की उपयुक्त किसी एक विशेषता के आधार पर पौधों का समूह बनाने का प्रयास किया। यानी कि पीछे आपने ये सारी चीजें कर ली है और ये आप जान चुके हैं कि पौधों के तने, मोटाई, ऊंचाई, कठोरता ये सारे कितने अलग-अलग होते हैं। पत्तियों का आकृति, उसके रंग, उसके आकार, उसकी व्यवस्था ये सभी अलग-अलग होते हैं। इसके आधार पे ना जाने आप कितने तरह के आधार बना करके पौधों के समूह बना सकते हैं, वो आगे बताएंगे। आपने पूर्व की कक्षाओं में सीखा होगा कि पौधों के समूह उनकी ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर शाख, झाड़ियों और वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। आइए पौधों की विशेषताओं का अधिक विस्तार से अध्ययन करें और इसे आधार पर उनके समूह बनाएं। देखिए, अब यहाँ से चीजें थोड़ी और एडवांस होने जा रही है कि पिछले के क्लास में आपने शाख, झाड़ियों और वृक्षों के आधार पे पौधों के समूह आपको शायद बनाना सिखाया होगा। अब यहाँ इसी 3 आधार पे पौधों के अलग-अलग तरह के समूह जो है वो बनाए जाएंगे और आपको अध्ययन जो है वो कराए जाएंगे। आपको बस ध्यानपूर्वक चीजों को देखना और समझना है। ठीक है? अब क्रियाकलाप 2.4 आइए समूह बनाएं। आइए कुछ अन्य रोचक अवलोकनों के लिए एक बार पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं। यानी कि एक बार पुनः ये प्रकृति की सैर पर आपको जाने के लिए आमंत्रित कर रहा है और ये भी कह रहा है कि आप वहां जाकर के अवलोकन करेंगे, यानी कि चीजों को समझेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे और फिर आप चीजों को नोट भी करेंगे। विभिन्न पौधों की ऊंचाई को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या ये सभी पौधे आपसे छोटे हैं या आपके बराबर ऊंचाई के हैं अथवा आपसे अधिक ऊंचे हैं? यानी कि जब आप सैर पर निकलेंगे तो आपको देखना है कि पौधे जो हैं आपसे छोटे हैं या आपके बराबर ऊंचाई के हैं अथवा आपसे अधिक ऊंचे हैं। तने का रंग भूरा है या हरा, साथ ही उनके तनों को छूकर महसूस करें और उन्हें धीरे से मोड़ने का प्रयास करें। क्या आप सरलता से तने को मोड़ सकते हैं अथवा यह कठोर है? ध्यान रखें कि तना टूटे नहीं। ठीक है? देखिए कितनी अच्छी बातें आपको कही जा रही है कि आप एक तो पहले वृक्षों के हाइट को देखें कि आपके वो बराबर हैं या आपसे छोटे हैं या आपसे बड़े हैं। दूसरा, आपको तने पे ध्यान देना है कि उसका कलर भूरा है या हरा है। साथ ही तनों को छू करके भी आपको देखने के लिए कह रहा है कि वो मोड़े जा सकते हैं सरलता से या फिर वो एकदम स्ट्रिक्ट हैं, कठोर हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको ये चीजें करनी है कि तना टूटे नहीं, उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचे, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत जरूरी होते हैं। यह भी देखें कि पौधों की शाखाएं कहाँ से निकलती हैं। आपको ये भी देखना है कि पौधों में जो शाखाएं निकल रही, शाखाएं आप समझते हैं, जैसे ये पौधा है ना, इसमें जो अलग अलग तरह के ब्रांच इस प्रकार से निकलते हैं, ये कहाँ से निकल रहे हैं, ये भी आपको अवलोकन करना है। ठीक है? कि यह भी देखें कि पौधों की शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, वे भूमि के निकट से निकलती हैं या तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। अपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिए गए रिक्त स्थानों में भरें। कुछ उदाहरण आगे भी दिए गए हैं। अब आपको ये तालिका जो दी गई है ना, यहाँ आपको जो है वो भरना है और कुछ उदाहरण आगे भी दिए गए हैं। ठीक है? और आप चाहें तो इसमें संख्या जो है आप बढ़ा सकते हैं, 8-9 भी ले जा सकते हैं और ये आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक है? जो आपको खुद से करना है, आप जितना खुद से करेंगे उतनी चीजें सीखेंगे। बस यहाँ आपको ध्यान देना है, ये आपका क्रमांक संख्या है, फिर पौधों का नाम, जैसे आम है, गुलाब है, टमाटर है, और भी नाम लिख सकते हैं। आपको ऊंचाई में देखना है, ये ऊंचा, मध्यम, छोटा क्या है भाई। उसके बाद फिर उसका कलर देखना है, फिर उसमें कठोरता, कोमलता देखना है, मोटा पतला देखना है, फिर भूमि के निकट, फिर तने की ऊंचाई और फिर पादप समूह का नाम। इस तरह से आपको दर्ज करना है। जैसे यहाँ देखिए आम जो है, इसका साइज जो होता है वो काफी ऊंचा होता है। इसके बीच का तना का कलर आप देखिएगा तो भूरा होगा, ये काफी कठोर होता है और मोटा भी होता है। भूमि के निकट से निकलता है? नहीं, ये तो नहीं निकलता है। हाँ, तने में ऊंचाई पर इसके जो शाखाएं हैं वो निकलती है। फिर पादप समूह में, इसलिए वृक्ष ये हो जाएंगे, यानी कि बड़े
हैं तो उसको हम लोग वृक्ष बोलेंगे। वहीं उससे छोटे होते तो उसे झाड़ी बोलते हैं, और फिर उससे भी छोटे तो उसे शाख बोलते हैं, और इनकी अलग अलग विशेषताएं यहाँ इस तरह से दी भी गई है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ पा रहे हैं। अब आगे यहाँ 3 अलग अलग जो पौधे हैं, मैं थोड़ा सा सामने कर दूं। हाँ, 3 अलग अलग जो पौधे हैं यहाँ से आपको समझना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वृक्ष ये है, ये आपका झाड़ी होता है, और ये आपका शाख होता है। बस एक बार पहले पढ़ दूं। आपको शाख, झाड़ियों और वृक्षों के बीच क्या अंतर दिखाई दिए? अब यहाँ ये वृक्ष है, ये शाख है, और ये झाड़ी है। आप बिल्कुल अंतर देख सकते हैं, ये काफी बड़ा है, ये उससे छोटा है, और ये उससे भी छोटा है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अंतर हैं इन तीनों में। तालिका 2.3 में दी गई जानकारी के आधार पर हम पौधों के समूह शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं? अब तालिका 2.3 जो ऊपर थी, इस तालिका के आधार पे आप शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में यानी कि इसकी जो समूह है वो किस प्रकार से आप बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे, कठोर, भूरे और काष्ठीय यानी लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाई से निकलना आरंभ होती है। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम का पेड़। देखिए, मैं आपको बिल्कुल ये क्लियर कर दूं कि ये जो वृक्ष हैं, ये आम के ही हैं। उदाहरण के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो तना होता है ना, वो काफी मोटा होगा, भूरे कलर का होगा, लकड़ी के जैसा होगा, इससे लकड़ी भी निकाला जाता है। और इसकी शाखाएं जो है, आप गौर करिएगा तो ये देखिए, इसकी शाखाएं यहाँ ये है इसकी तना, और यहाँ से इसकी शाखाएं इस प्रकार से निकली, यानी कि जमीन के नजदीक से नहीं निकली है, काफी ऊपर जाके जो है वो शाखाएं निकली है। और इस तरह के जो पौधे होते हैं उसे हम वृक्ष बोलते हैं। वहीं इसके अपोजिट ये जो झाड़ी होता है ना, इसका जस्ट उल्टा होता है। इससे सबसे पहले तो ये छोटा होता है, इसका तना काफी कोमल होता है, और इसकी शाखाएं एकदम नजदीक से निकलती है, तो इसलिए इसको झाड़ी बोल देते हैं। वहीं शाख जो होता है, इसका तना तो काफी कोमल होता है, और ये तो इससे भी एकदम छोटे होते हैं, तो उसको हम लोग शाख बोल देते हैं। तो इस तरह से आप वृक्ष, झाड़ी और शाख को समझ पाएंगे, और वही बातें जो है यहाँ इस प्रकार से कही गई है। आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो चीजें आपको समझ में आएंगी कि कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते। अब झाड़ी के बारे में ये बातें कही जा रही है। प्रायः इस प्रकार के पौधों के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय लकड़ी जैसे तने होते हैं, जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं, लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते। यानी कि कठोर तो होते हैं, लेकिन वृक्षों की तरह मोटे नहीं होते। इसलिए आप गुलाब के फूलों की जब तना देखेंगे और आम के पेड़ों की तना देखेंगे तो काफी अंतर होगा, क्योंकि आम का जो पेड़ है वो वृक्ष है, और गुलाब का जो पौधा है वो एक तरह का झाड़ी है। तो ये इसलिए ये अंतर है। ऐसे पौधों को झाड़ी कहा जाता है। ये देखिए, उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा, और 2.3 में आप चित्र भी देख सकते हो, ऊपर मैंने आपको दिखाया। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और उनके तने कोमल और हरे होते हैं, इन्हें शाक कहा जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा। एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका गुलाब का पौधा जिसे झाड़ी कहा जाता है, और ये रहा आपका टमाटर का पौधा जिसका तना एकदम हरा है और कोमल है। बल्कि इसका तना तो हरा नहीं है। अब ये छोटा पौधा यहाँ दिखाया जा रहा है। बड़े पौधों को आप देखिएगा तो ये भी हल्के कठोर होते हैं, लेकिन मोटे उतने नहीं होते वृक्षों की तरह। ठीक है, अब आगे दो और तरह के वृक्ष जो है आपको यहाँ दिखाए गए हैं, जिसको आपको समझना है। वो है, तो यहाँ तक आपने शाख को समझ लिया था। उसके बाद कुछ पौधों के तने दुर्बल होते हैं, यानी कि कमजोर होते हैं, और उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें आरोही लता कहा जाता है, क्लाइंबर अंग्रेजी में कहा जा रहा है। जैसे मनी प्लांट वगैरह जो होता है ना, वो आरोही लता ही होते हैं। वो बहुत एक तरह से कोमल होते हैं और बहुत कमजोर भी होते हैं। उसे कहीं भी ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है, इसलिए अक्सर आप मनी प्लांट को कुछ सहारा देकर आप उसे चढ़ाएंगे तो काफी दूर तक वो चला जाता है। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैल कर बढ़ते हैं और उनको विसर्पी लता, क्रीपर कहते हैं। यानी कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो नीचे ही जो है फैल करके इस तरह से बढ़ते हैं, जैसे लत वगैरह हो गया, कद्दू का, पेठे का, इस तरह के लत आप देखते होंगे, वो विसर्पी लता की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको मैं यदि यहाँ मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो आपने 5 तरह के पौधों के बारे में जाना। एक तो वृक्ष जो होता है, एक झाड़ी जो होता है, और फिर तीसरा शाख होता है, और चौथा आरोही लता होता है। क्या होता है? आरोही लता। और पांचवा जो होता है वो होता है विसर्पी लता। क्या होता है? विसर्पी लता।
तो ये 5 तरह के अलग-अलग तरह के पौधे होते हैं, यानी कि इस आधार पे आप पौधों का समूह बना सकते हैं और इनमें अलग-अलग खास बात भी होती है, जैसा कि आपने यहाँ जाना भी। ऐसी कौन-सी अन्य विशेषताएँ हो सकती हैं जिनके आधार पे आप पौधों के विभिन्न समूह बना सकते हैं? आइए एक और क्रियाकलाप के माध्यम से जानने का प्रयास करें। अब कहा जा रहा है कि क्या इसके अलावे भी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम पौधों का एक समूह बना सकते हैं? तो आइए एक क्रियाकलाप जो है वो यहाँ कर रहा है। एक तो आप उस आधार पे कर ही सकते हैं, वृक्ष, झाड़ी, लता, विसर्पी लता, इस तरह की चीज़ों से। अब कुछ और है, तो कुछ और क्या है? तो आइए क्रियाकलाप 2.5 में इसको आइए तुलना करें। प्रकृति की सैर के समय आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों की पत्तियों को देखें। क्या आपको इन पत्तियों की आकृति और संरचना में भिन्नता दिखती है? अब आपको प्रकृति में एक बार फिर से सैर करने के लिए कहा जा रहा है और सैर करने के बाद आपको पत्तियों को एकत्रित करना है पौधों की, और पत्तियों को एकत्रित करने के बाद आपको देखना है कि क्या इन पत्तियों में आपको एक जैसे चीज दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं कि एक जैसे चीज तो दिखेगा नहीं, लेकिन देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो आइए अब आगे मैं आपको यहाँ चीजें जो कही जा रही है उसको पढ़ता हूँ। आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं देख सकते हैं। ये जो पत्तियां हैं ना, इस पे आप देख सकते हैं, एक तो बीच में ये पतली रेखाएं और फिर इधर से इस तरह से भी निकली हुई है। इसमें कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे निकली हुई है, आप देख सकते हैं। ये तीनों पत्तियों में निकली है और तीनों अलग अलग तरह की पत्तियां हैं। रेखाओं को सिराएं कहते हैं। अब ये जो पतली रेखाएं निकली हुई है, इन्हें सिराएं कहते हैं। सिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को सिरा विन्यास कहा जाता है। अब एक चीज आप गौर करेंगे ना, तो इस पे एक पैटर्न आपको दिखाई देगा। एक तो ये मध्य से एक सिरा निकला हुआ और फिर साइड से इस तरह से इस पत्ती में कुछ अलग तरह का सिरा निकला हुआ है। इसको बोलते हैं सिरा विन्यास। क्या बोला जाता है? सिरा विन्यास। आपको चित्र 2.4 क और चित्र 2.4 ख में दिखाई गई पत्तियों को सिराओं में क्या अंतर दिखाई देते हैं, यानी कि ये कुछ सिराएं आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें आपको क्या अंतर लग रहा है? अंतर है, क्या अंतर है वैसे यहाँ पहले पढ़ लूं, उसके बाद समझाता हूँ। आप कुछ पत्तियों में मोटी मध्य सिरा के दोनों ओर सिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। इन पैटर्न को जालिका रूपी सिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्तियां इस सिरा विन्यास पैटर्न को प्रदर्शित करती है। आप देख सकते हैं कुछ पत्तियों में सिराएं समांतर चलती हैं। इस पैटर्न को समांतर शिराविन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए केले और घास की पत्तियां समांतर शिराविन्यास चित्र 2.4 क और 2.4 ग को प्रदर्शित करती है। क्या आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले शिरा विन्यास के आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं? आइए अब पौधों की जड़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या सभी पौधों में जड़ें होती हैं? क्या ये जड़ें एक जैसी होती हैं? अब देखिए, इतनी सारी बातें तो मैंने पढ़ दी आपको। अब मैं एक-एक करके चीज़ों को आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप समझें कि यहाँ एक पौधा है गुड़हल, जिसे अड़हुल भी कहा जाता है, उसकी एक पत्तियाँ ली गई है और एक केले के पत्ते हैं और एक घास के पत्ते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये सिरा है, ठीक है? और इसमें जो इस तरह से दाएँ साइड से इस तरह की सिरा निकली हुई है ना, ये एक अलग तरह की सिरा है और इसे बोलते हैं जालिका रूपी सिरा विन्यास, जो कि गुड़हल की पत्ती में आपको दिखेगा। वहीं केले के पत्ते में आप सीधे तौर पे इस तरह के सिरा विन्यास निकलते हुए देख पा रहे हैं और इसे बोला जाता है समांतर सिरा विन्यास, ठीक है, जो कि केले के पत्ते में दिखाई दे रहा है। वहीं इसमें भी सीधी सिरा विन्यास निकली गई है, तो ये भी समांतर सिरा विन्यास होता है। घास के पत्तियों में अक्सर इस तरह के निकले हुए होते हैं। यानी कि एक दूसरा तरीका ये है जिसके जरिए आप पौधों के समूह बना सकते हैं, वो है पत्तियां। क्योंकि पौधों की पत्तियों में जो सिराएं होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे आप वृक्षों के साइज के जरिए शाख, झाड़ी, वृक्ष, लता, विसर्पी लता, इस तरह के कैटेगरी के द्वारा भी आप पौधों के समूह बना सकते हैं। वहीं पत्तियों के द्वारा भी आप अलग अलग तरह के समूह बना सकते हैं, क्योंकि हर एक पौधे की पत्तियां जो है वो अलग तरह की होती है। वहीं अब आगे यहाँ वैसे मैंने पढ़ दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जड़ के जरिए हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि सभी पौधों की जड़ें जो है वो एक जैसी होती है या अलग अलग होती है। अलग अलग होती है, तो आप जड़ के जरिए भी आप जो है पौधों के समूह बना सकते हैं। यानी कि मोटे मोटे तौर पे देखूं तो आप वृक्षों के एक तरह से साइज के आधार पे, उनकी पत्तियों के आधार पे और उनके जड़ों के आधार पे भी आप पौधों के समूह जो है वो बना सकते हैं। अब ये बातें यहाँ इस तरह से बताई गई है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि क्रियाकलाप 2.6, आइए पता लगाएं। आप किसी ऐसे खुले मैदान में जाइए जहाँ जंगली शाक और घास उग रहे हो।
इस अभ्यास के लिए आप छोटे साकों का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसे कोई जंगली जगह में जाइए जहाँ साक यानी कि छोटे पौधे और घास उग रहे हों। इस अभ्यास के लिए आप छोटे शाखों यानी कि छोटे जो पौधे होते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। खुरपी की सहायता से जड़ों को हानि पहुंचाए बिना कुछ भिन्न प्रकार के शाखों को सावधानीपूर्वक खोद कर बाहर निकालें। सबसे पहले बिना पौधों को नुकसान पहुंचाए आप खुरपी के जरिए उनकी जड़ों को बाहर जो है वो निकाल सकते हैं, सावधानीपूर्वक, उनको नुकसान ना पहुंचे। शाखों को निकालने से पहले आप मिट्टी को गीला करके ढीला कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, जिस भी पौधों की जड़ें आप निकालना चाहते हैं उन पौधों की जड़ों में पहले आसपास पानी डाल दें ताकि मिट्टी पूरी तरह से गीली हो जाए, तब जाकर के आप सावधानीपूर्वक चीजों को निकाल पाएंगे। जड़ों को पानी से धोएं और उनका अवलोकन करें। फिर आप उस जड़ों, जितने भी सारे पौधे की जड़ें आपने निकाली है उसे पानी से अच्छे धोएं ताकि उसमें जितनी भी सारी मिट्टियां हो वो अलग हो जाए, और फिर उसका अवलोकन आप करें, ध्यानपूर्वक देखें और समझें। अवलोकन के पश्चात शाक को दोबारा लगाकर सुनिश्चित करें कि शाक लगातार जीवित रहे और वृद्धि करे। अवलोकन आपका यदि हो गया हो तो आप दोबारा उस पौधों को जहां से आप कबाड़े हैं वहीं आपको जो है वो लगा देनी है ताकि वो जो है वो जीवित रहे और फिर वो आगे जो है वो ग्रोथ भी कर पाए। अब वहीं आगे मैं आपको चीजें बताऊं तो सरसों के पौधों सॉरी, अभी यहाँ नहीं आऊंगा, पहले आपको यहाँ की चीजें मैं पढ़ के बता दूं कि आपके द्वारा एकत्रित किए गए पौधों की जड़ों में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं। यानी कि आपने जो पौधों को एकत्रित किया, आपको अब ये देख करके बताना है कि उनकी जड़ों में क्या आपको समानताएं दिख रही है और क्या आपको भिन्नताएं यानी कि क्या-क्या अलग-अलग चीजें जो है वो दिख रही है। चित्र 2.5 का और चित्र 2.5 ख में प्रदर्शित पौधों की जड़ों में आप क्या भिन्नताएं देखते हैं। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये चित्र 2.5 है, जो क में एक अलग तरह का पौधा है, वही ख में एक अलग तरह का पौधा है। इन दोनों पौधों की जड़ों पे आप गौर करेंगे तो ये जड़ें जो है वो अलग-अलग तरीके का दिखाई दे रही है, लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले मैं इसके बारे में पढ़ लूं। अब चित्र 2.5 का में सरसों के पौधों की जड़ों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। इस पौधों की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिससे छोटी-छोटी पार्श्व जड़ें निकली हैं। अब देखिए, ये जो सरसों का पौधा है, यहाँ आप देख सकते हैं एक मुख्य जड़ है ऐसे सीधा, और फिर इसके साइड से छोटा-छोटा और फिर उसमें थोड़ा छोटा। इस तरह की जड़ें जो है वो निकली हुई है, और इस तरह के जड़ों को पार्श्व जड़ जो है वो कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पार्श्व जड़ें। ऐसी जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं, और इस पूरे जड़ का नाम हो गया मूसला जड़। जैसे सरसों के पौधों में कौन सा जड़ है? तो मूसला जड़ तंत्र है। तो आप समझ पा रहे होंगे मूसला जड़ किस तरह से होता है। तो एक सीधी संरचना होगी और फिर उसमें छोटा-छोटा इस तरह से निकला होगा, ठीक है? मूसला जड़ वाले एक अन्य पौधों का उदाहरण गुड़हल है, जिसे आपने क्रियाकलाप 2.1 में देखा और तालिका 2.1 में अंकित किया। अब इस जड़ की यदि बात करें तो गुड़हल के पौधों में कुछ इसी प्रकार की जड़ें पाई जाती है, जो कि पीछे उसके बारे में हमने पढ़ा। चित्र 2.5 ख में दिखाया गया पौधा एक सामान्य घास का पौधा है ये, ठीक है? इस पौधों की जड़ें समान माप की पतली जड़ों के गुच्छे के रूप में दिखाई देती हैं, जो तने के आधार से निकलती हैं। ऐसी ऐसी जड़ों को जकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या आपके संग्रह में कोई अन्य घास सम्मिलित है? यदि हाँ, तो इसकी जड़ें किस प्रकार की हैं? अब देखिए, एक चीज मैं यहाँ समझा दूं कि ये जो जड़ है ना, इसमें जो जड़ है ये आपका झकड़ा या इसे रेशेदार जड़ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो जड़ें हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी जड़ें एक जैसी और बराबर वे में निकली हुई है, जबकि यहाँ कुछ अलग तरीके की निकली है। तो यहाँ इस तरह की यदि जड़ें हों तो उसे हम लोग झकड़ा या रेशेदार जड़ कहते हैं। तो ये पौधों की जड़ें अलग है और इस पौधों की जड़ें अलग है। तो आप यहाँ ये समझ पा रहे हैं कि हाँ भाई, अलग-अलग पौधों की जड़ें भी जो है वो अलग-अलग होती है। तो इसका मतलब हम जड़ जड़ के आधार पे भी पौधों के समूह बना सकते हैं। क्या किसी पौधे की पत्ती व सिरा विन्यास के प्रकार और उसकी जड़ के प्रकार के बीच कोई संबंध होता है? हम कैसे इसका पता लगा सकते हैं? अब कहा जा रहा है कि क्या किसी पौधों की पत्तियों के आधार पे उनकी जड़ें जो है उसमें कुछ संबंध है क्या? तो बिल्कुल संबंध है, वो आपको आगे पता चलेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं, और क्रियाकलाप में क्या करने वाले हैं ये मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि
क्रियाकलाप 2.7 आइए संबंध ढूंढें और विश्लेषण करें। यहाँ मैं कोई संबंध ढूंढूंगा, संबंध वही ढूंढूंगा कि किस प्रकार की संरचना वाले पत्तियों की जड़ें कैसी होती है और अलग अलग होती है, सेम होती है, इसके बीच क्या संबंध है उसी के बारे में तो जानेंगे। तो अपने विद्यालय की नर्सरी पौधा का जो घर होता है उसे ही नर्सरी कहा जाता है, अथवा किसी अन्य नर्सरी से 5 सामान्य पौधों की पौधा एकत्रित करें और उन्हें अपने विद्यालय के उद्यान में लगाएं, यानी कि अपने आसपास के जो आपके बगीचे हैं, विद्यालय के जो बगीचे हैं वहां आप लगाएं नर्सरी से लाकर। ऐसे पौधों के उदाहरण लेमन घास, गेंदा, सदाबहार और अन्य पुष्पीय पौधे हो सकते हैं। उन्हें लगाने से पहले उनकी जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास का अवलोकन करें। अपने अवलोकनों को तालिका 2.4 में अंकित करें। तो ये आपका होमवर्क रहा, क्योंकि मैं कोई भी अपने क्षेत्र के पौधों को यदि यहाँ मैं बता भी दूं तो आप उस तरीके से चीजों को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ये आपके होमवर्क के तौर पे रहा। तो आप चाहें तो अपने आसपास के कुछ पौधों को यहाँ नाम दर्ज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि उनके पत्तियों में किस प्रकार की सिरा विन्यास है और उनके जड़ें जो है वो किस प्रकार की है। फिर आपको पौधों की पत्तियों और उनके जड़ों में संबंध जो है वो मालूम पड़ेगा। ठीक है, वैसे जो भी मालूम पड़ेगा वो आगे यहाँ बताई गई है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन हाँ आप खुद से यदि चीजों को करते हैं तो आप और चीजों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्या आपको इन पौधों की पत्तियों के सिरा विन्यास और जड़ों के प्रकार के मध्य कोई संबंध दिखाई देता है? यदि आपने नर्सरी से पौधा लाया और अपने पास के विद्यालय के बगीचों में यानी कि उद्यान में लगाया, तो क्या आपको पत्तियों के सिरा विन्यास और जड़ों के प्रकार के बीच कुछ संबंध आपको दिखा? सदाबहार के पौधों में मूसला जड़ें और पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। ये बता दिया कि सदाबहार के जो पौधे होते हैं उसमें मूसले जड़ें होती है और पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। यह जानने की कोशिश करें कि क्या जालिका रूपी सिरा विन्यास वाले अन्य पौधों में भी मूसला जड़ें होती हैं। दूसरी ओर लेमन घास के पौधों में जकड़ा जड़ें और पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है। क्या अन्य पौधों जिनमें समांतर सिरा विन्यास होता है उनमें भी जकड़ा जड़ें होती है? सामान्यतः जिन पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है उनमें मूसला जड़ें होती है। देखिए यहाँ पता चल गया कि जिन पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होगा, जालिका रूपी सिरा विन्यास आप समझ पा रहे हैं, जैसे ये है ना, ये एक तो समांतर सिरा विन्यास हुआ और फिर इसमें कुछ इस तरह से डिजाइन टाइप का जो सिरा विन्यास निकली हुई होती है उसी को जालिका रूपी सिरा विन्यास बोलते हैं। और ये उन पौधों में यदि किसी पौधों में है तो उनकी जड़ें जो है वो मूसला जड़ होगी, मूसला जड़। ठीक है, जबकि जिनमें समांतर सिरा विन्यास होता है उसमें झकड़ा जड़ होती है, यानी कि घास वगैरह का जो पत्ती होता है वो समांतर सिरा विन्यास होता है तो उसमें झकड़ा जड़ पूरा एकदम झुक्का टाइप का जड़ मिलेगा। बाकी पौधों में जिसमें समांतर सिरा विन्यास होगा, जिसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास होगा उसमें मूसला जड़ें निकलेगी। चने का पौधा मूसला जड़ और पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास का एक और उदाहरण है। गेहूं का पौधा झकड़ा जड़ें और पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास का उदाहरण है। ये बिल्कुल सही कही जा रही है। यदि आप गेहूं के पौधों को देखे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे उसमें एक लंबी इस तरह से समांतर सिरा विन्यास होती है और उसमें जड़ें जो होगी वो झकड़ा होगा। वहीं चना में इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अब क्या किसी पौधों के बीज जड़ के प्रकार और पत्ती के सिरा विन्यास में परस्पर संबंध है? क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? अब देखिए, पहले तो वृक्षों के बारे में आपको बताया, फिर पत्तियों के बारे में बताया, फिर जड़ के बारे में बताया, अब बीज पे आ गए हम लोग कि बीज में ही कोई संबंध है क्या। तो आइए इसको समझते हैं कि क्या संबंध है। तो क्रियाकलाप 2.8 आइए तुलना करें। चने और मक्का के कुछ बीजों को 2 या 3 दिन के लिए पानी में भिगोएं। यहाँ उदाहरण के तौर पे आपको चने के जो बीज हैं और मक्का जिसे जंडा बोला जाता है उसके बीज को लिया गया है। अब इन दोनों बीजों को आपको 2-3 दिन पानी में भिगो के रखना है। फिर चने के बीज का आवरण हटाकर बीजों की संरचना को देखें। अब चने और मक्का के बीजों की संरचना का अवलोकन करें, क्या वे समान अथवा भिन्न है? बिल्कुल भिन्न है। कैसे, बताते हैं। चना में आप देखेंगे कि 2 परतें हैं, वहीं मक्के में आपको एक ही परत दिखाई देगी। चने के आप ऊपरी सतह को हटाएंगे तो आप देखेंगे उसको आप 2 भागों में आसानी से विभाजित कर सकते हैं और 2 भागों में जिसको विभाजित किया जाता है ना उसे द्विबीजपत्री बीज कहा जाता है जो कि चना होता है, और जिसमें एक ही भाग होता है उसे एक बीजपत्री बीज जिसमें जो कि मक्का है। अब उसी के बारे में यहाँ बातें कही गई है।
आपको यहाँ इस चित्र में दिखाया भी गया है। आप देख सकते हैं ये दो अलग अलग हैं और ये एक ही है, ठीक है। अब इसी को यहाँ मैं पढ़ के बिल्कुल आपको समझा देता हूँ। आप देखेंगे कि चने के बीज अपने बीज आवरण के अंदर दो भागों में विभक्त होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक भाग को बीज पत्र कोटिलीडन कहा जाता है, ठीक है, कोटिलीडन। जिन पौधों के बीजों में दो बीज पत्र होते हैं उन्हें द्विबीज पत्री डाइकोटिलीड्स या डाइकोट कहा जाता है। मक्का के बीज में एक पतला बीज पत्र होता है। ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीज पत्री यानी मोनोकोटिलीड या मोनोकोट कहा जाता है, ठीक है। आप पौधों में पत्ती के सिरा विन्यास, जड़ों के प्रकार और बीजों में बीज पत्रों की संख्या में परस्पर क्या संबंध देखते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास और मूसला जड़ तंत्र होता है, जबकि एक बीजपत्री पौधों में समांतर सिरा विन्यास और झकड़ा जड़ होता है। देख रहे हैं आप संबंध, यानी कि द्विबीजपत्री में जालिका रूपी सिरा विन्यास होगा और एक बीजपत्री में समांतर सिरा विन्यास होगा, यानी कि संबंध तो है भाई। आपने पौधों के समूह बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विशेषताओं के विषय में पढ़ा। आइए अब जंतुओं के समूह बनाने के विषय में समझते हैं। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पौधों को समूह बनाने के लिए मोटे मोटे तौर पे आपको यदि आधार बनाना हो तो आप चार चीजों को आधार बना सकते हैं। पहला आपका है एक वृक्ष की साइज, दूसरा पत्तियां, तीसरा जड़ और चौथा बीज। इन आधार पे आप पौधों के अलग अलग समूह बना सकते हैं। अब जंतुओं के समूह हम किस प्रकार से बना सकते हैं उसको अब आगे हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब जंतुओं के समूह कैसे बनाएं। तो पौधों की भांति जंतु भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं। आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इनका समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। आपने पहले ही क्रियाकलाप 2.3 में जंतुओं के समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए हैं। आइए इनमें से कुछ पर विस्तार से चर्चा करें। यानी कि कुछ जंतुओं के समूह बनाने के लिए आपने बहुत सारे आधार पहले ही सीख चुके हैं, पहले ही बना चुके हैं। अब मैं कुछ और विस्तार से आपको यहाँ बताऊंगा जो कि किताब के आधार से होगी, यानी कि किताबों में बताई गई है, तो मैं आपको बताता हूँ। अब वो कौन कौन से आधार हैं तो आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। क्रियाकलाप 2.9 आइए पता लगाएं। आपने क्रियाकलाप 2.2 में कुछ जंतुओं की गति को अंकित किया है। अंकित यानी कि नोट किया हुआ है, गति यानी कि वो चलते फिरते कैसे हैं। ये तो समझ ही लिया है कि अलग अलग जंतुओं की चाल जो होती है वो अलग अलग होती है और यहाँ मैं आपको बताऊंगा भी। आपने संभवतः यह भी देखा होगा कि अन्य जंतु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। आइए जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास करें। चित्र 2.7 में अनेक जीव जंतुओं को दिखाया गया है। आप इस चित्र में स्वयं द्वारा देखे गए अन्य जंतुओं को भी इसमें जोड़कर विविध प्रकार के जीव जंतुओं पर एक पोस्टर बना सकते हैं। चित्र 2.7 को देखकर यह बताने का प्रयास करें कि जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग किया जाता है। देखिए, पीछे आप जान चुके हैं कि जंतुओं की गति जो है उसका जो चलने का तरीका है वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ आपको कुछ चित्र दिया गया है जिसमें आपको ये देख करके बताना है कि ये जो जंतु हैं वो किस प्रकार से चलते हैं और ये चलने के लिए अपने शरीर के किस अंगों का प्रयोग करते हैं। ये तो चित्र हुआ। इसके अलावा यदि आपने अपने आसपास की चीजें भी यदि देखी है तो उसके आधार पे भी आप उनमें ये अवलोकन करें, ये जानें कि वो किस तरह के अंगों का प्रयोग करें और वो किस प्रकार से वो चल रहे हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो अलग अलग तरह के जंतु जो है वो अलग अलग तरीके के चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये पंछी का ही ले लें तो ये चल भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं। वहीं गाय को ले लें तो ये केवल चल सकते हैं, उड़ तो नहीं सकते हैं। तो ये अंदर गति करने का है। तो आप ये बातें समझ पा रहे हैं। अब आगे यहाँ ये है कि इन जंतुओं को तालिका 2.5 में सूचीबद्ध करें। इन जंतुओं में गति करने के तरीकों को देखें और उनके चलने के लिए उपयोग किए जाने वाले शरीर के अंगों का नाम बताएं। तालिका 2.5 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ उदाहरण भी यहाँ दिए गए हैं। जैसे उदाहरण क्या दिए गए हैं मैं आपको बताता हूँ। आइए इस तालिका में ही देख लें। तो जैसे मान लीजिए बकरी है,
गति का प्रकार क्या है? ये चलना और कूद सकता है। अब गति के लिए उपयुक्त शरीर का अंग किसका प्रयोग करता है? तो टांगे का प्रयोग करता है। तो इस तरह से कुछ दिया गया है, कुछ आप भी अपना दिमाग लगा करके इसमें कुछ जोड़ करके आप लिखें, ताकि आपको चीजें और समझ में आए। ये आपके लिए होमवर्क रहा। अब आगे मैं आपको पढ़ता हूँ। तालिका 2.5 में दी गई जानकारी के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यानी कि 2.5 में जब आप तालिका को पूरी तरीके से लिख करके भरेंगे, तैयार करेंगे, तो आप उससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे? आप उसमें क्या जानेंगे? क्या समझ में आएगा? विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है, ठीक है। जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद या फांद सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। इनके पास पंख, पैर और दूसरे अंग हो सकते हैं जो इन्हें चलने में सहायता करते हैं। सही बात है। चित्र एवं तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना। हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर समूहों में कैसे बांट सकते हैं, इसके अतिरिक्त अनेक जंतु आकृति, आकार, संरचना, रंग एवं अन्य विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनमें से कुछ विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के जंतुओं के समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधों की भांति ही जंतुओं के समूह बनाना उनकी विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। कितनी अच्छी बातें इसमें बताई गई है कि जिस प्रकार से आप पौधों को समझने के लिए उनको अलग-अलग तरीके से उनका आप समूह बनाएँ, उसी तरह से आप जंतुओं को भी समझने के लिए आप अलग-अलग तरह के समूह बना कर के इसको भी अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि सभी जंतु भी एक-दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। तो इस प्रकार से आप समूह बना कर के इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ एक वैज्ञानिक के बारे में कुछ बातें बताई गई है, जानकी अम्माल नाम है इनका, और आप इसको खुद से आप पढ़ें और इसको समझें कि ये जानकी अम्माल, ये जो वैज्ञानिक हैं, ये एक वनस्पति शास्त्री थे, यानी कि ये पौधों के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बताई है और उन पे काफ़ी काम भी किया है, तो इसलिए इनके बारे में यहाँ जो है वो कही जा रही है। आप खुद से इसको देख कर के आप पढ़ें। और इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था प्रकृति की रक्षा के लिए। उस आंदोलन के बारे में भी यहाँ जो है कहा गया है, सफलता की कहानी। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, ये केरल राज्य है ना, वहाँ एक साइलेंट वैली जगह है, वहीं ये आंदोलन जो है वो चलाई गई थी। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आगे किताब के मुख्य टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। विभिन्न परिवेश में पौधों और जंतु। अब देखिए अलग-अलग जो परिवेश हैं, अलग-अलग जो वातावरण है, रहने वाले 2 जंतुओं को यहाँ लिया है और उनमें क्या अंतर है, इस तरह से यहाँ। वैसे तो यहाँ पौधों को भी जोड़ दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पौधों के बारे में आप उतनी बातें पीछे ही बता चुके हैं। अब इधर तो आप पहले जंतु के बारे में बताइए। संभवतः आपने प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव-जंतु भिन्न-भिन्न परिवेशों में रहते हैं, यानी अलग-अलग तरह के वातावरण में रहते हैं। आपने तालिका 2.5 में जीव-जंतुओं की गति को भी अंकित किया, बिल्कुल किया। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? बिल्कुल करती है। उदाहरण के रूप में हम मछली और बकरी को लेते हैं। मछली जल में रहती है, जल में गति करने के लिए इनके पास धारा देखिए, स्ट्रीमलाइन्ड शरीर और पंख होते हैं। बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है और टांगे की सहायता से चलती है। जंतुओं के आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। ये मछली देखिए, इसकी आकृति अलग है। ये बकरी देखिए, इसकी आकृति अलग है। ये पंख के जरिए जल में चलती है, वहीं ये टांग के जरिए अपने घास वाले मैदान में चलती है। तो ये अलग-अलग परिवेश में रहने वाले जंतुओं में तो भिन्नता तो होती ही है। आइए तुलना और विश्लेषण करें क्रियाकलाप 2.10 में कि तालिका 2.6 में देखें और श्याम पट पर उसके जैसी एक तालिका बनाएं। अब उन पौधों और जंतुओं के नाम की सूची बनाइए जिन्हें आप या आपके सहपाठियों ने तालिका में दिए गए स्थानों पर देखा है अथवा जिनके बारे में आप जानते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप और उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। यहाँ तो कुछ उदाहरण दिए गए, बाकी कुछ उदाहरण आप चाहें तो और भी जोड़ सकते हैं। ये तालिका आपके लिए होमवर्क के तौर पर रहा। यहाँ ऊँट और अन्य के बारे में आप बताएं। ये पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ देखिए मरुस्थल में जो जानवर होते हैं जैसे कि ऊँट रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ये देवदार तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, महासागरों में मछली पाए जाते हैं, जंगल में शेर। अन्य के बारे में और चाहें तो अपने तर्क लगा के आप चीज़ों को जोड़ सकते हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये अलग तरह के परिवेश में है, ये अलग तरह के परिवेश में, और ये अलग तरह के परिवेश में, और ये अलग तरह के परिवेश में। यानी अलग-अलग तरह के परिवेश में, अलग-अलग तरह के वातावरण में अलग-अलग तरह के जीव रहते हैं और उनकी बनावट और उनकी संरचना उन वातावरण के अनुकूल होती है, तभी वो वहाँ रह पाते हैं। और इसके बारे में आगे आपकी ये जिज्ञासा बुक बताएगी। और सबसे पहले शुरुआत ये मरुस्थल से की है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैक्टस, ये मरुस्थलीय पौधा है और ये देवदार है, ये पर्वतीय क्षेत्र वाले पौधे हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध में आपके क्या अवलोकन है? आप अपने अवलोकन पर सहपाठियों के साथ चर्चा करें। यानी अलग-अलग तरह के परिवेश में
जो अलग अलग तरह के जंतु और जानवर हैं, सॉरी पेड़ पौधे और जानवर हैं, उनके बारे में आपकी क्या समझ है? अपने साथियों के साथ इसके बारे में चर्चा करें। तालिका 2.6 में आप देख सकते हैं कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं से भिन्न होते हैं। बिल्कुल भिन्न होंगे। कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थलों में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी के पौधों को देखा। ये था। माया बताती है कि उसने हिमालय प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में देवदार के वृक्ष को देखा है। ये है। साथ ही उसने यह भी बताया कि ये वृक्ष शंक्वाकार होते हैं और इनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती है। देख रहे हैं, इन पौधों का जो बनावट है ना, वो भी बिल्कुल अलग होता है। ठीक है। और ये अलग अलग सपाटी से जब चर्चा कर रहे हैं तो लोग, कुछ बच्चे अलग अलग क्षेत्र में घूमे हैं तो वो अपनी अपनी बातें जो है वो बता रहे हैं कि भाई हम तो गए थे तो ऐसे चीजें देखे थे, वो गया था तो ऐसी चीजें देखा था। तो इस तरह से बातें चल रही है। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आइए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों है। एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है। यानी कि आइए अब पता लगाते हैं कि इनमें ये जो अलग अलग है, यानी ये जो विविधता है ये क्यों है, इसके पीछे का क्या रीजन है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम जल उपलब्ध रहता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडे होते हैं। इसलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थितियों में रह सकते हैं। अब देखिए, इसके पीछे का कारण यही है कि अलग अलग क्षेत्र का जो एक तरह से कहें मौसम जलवायु जो होता है ना, वो अलग अलग होता है। तो उसके आधार पे वहाँ की जीवों की बनावट होती है। जैसे मरुस्थल के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ बहुत कम जल उपलब्ध होता है, दिन के समय काफ़ी गर्मी होती है, रात के समय ठंडा पड़ता है। तो इस वजह से वहाँ के जीवों की बनावट जो है उस हिसाब से होती है, ताकि वहाँ वो सर्वाइव कर पाए, रह पाए उन परिस्थितियों में। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के मांसल तने जल को संग्रहित कर सकते हैं और उन स्थानों की गर्म परिस्थितियों को सहन करने में पौधों की सहायता करते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो। अब आगे यहाँ ये बताई है कि बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः हिमपात होता है। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं है, बल्कि आसानी से फिसल जाती है। जैसे देवदार के वृक्षों की शंक्वाकार आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती है। जैसे देवदार जो वृक्ष हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वहाँ बहुत अधिक बर्फबारी होती है और बर्फबारी के कारण उसकी बनावट जो है इस प्रकार से होती है कि वो बर्फ को झेल पाए, शंक्वाकार होती है, तो वहाँ बर्फ टिकता ही नहीं है, आसानी से नीचे गिर जाता है। ठीक है। अब आप समझ पाए होंगे कि विभिन्न स्थानों की जैव विविधता भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊंट और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊंट, देखिए इन दोनों जंतुओं में आपको क्या अंतर दिखाई देते हैं। इन अंतरों के कारण ऊंटों को क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले यहाँ दो अलग अलग जगह की एक जानवर है ऊंट, जिसको दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं राजस्थान मरुस्थल की ये ऊंट है जो काफी यहाँ गर्मी पड़ती है, और ये लद्दाख ठंडे मरुस्थल में रहने वाले ये ऊंट है। तो यहाँ बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत ठंडा है। पहले तो आप इसके बनावट को देखें, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। इनके दोनों अलग अलग है। ये आप देख सकते हैं इसमें दो इस तरह से खड़े खड़े लग रहे हैं, यहाँ इसमें एक ही है। इसकी लंबाई भी आप देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा है, इसकी लंबाई थोड़ी कम है पैरों की। बाकी इसके देखिए मोटे मोटे बाल हैं जो इसको ठंडी से शायद बचाते होंगे, इनके ऊपर उतने बाल नहीं है। तो आप इस तरह की चीज़ों से अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान जो है ना, ईश्वर, वो बहुत बेहतरीन चीज़ों को हमारी धरती पे रचे हैं और उनको इस प्रकार से बनाए हैं कि क्या ही बताएं। जब आप विज्ञान को पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपको पता चलती है। गर्म मरुस्थल के ऊँटों के पैर लंबे होते हैं, जिनमें चौड़े खुर होते हैं। खुर यानी पैर के निचला जो सतह होता है। एलेक्स ने साझा किया कि उनकी दादी ने उसे बताया था कि ऊँट के लंबे पैर और चौड़े खुर ऊँटों को रेतीले मरुस्थल की रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करते हैं। दूसरी ओर ठंडे मरुस्थल के ऊँटों की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल के ऊँटों की तुलना में छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडे पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता। ऊँट अपने कुबड़ में भोजन संचित करते हैं। गर्म मरुस्थलों में पाए जाने वाले ऊँटों में एक कुबड़ होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायक होता है। ठंडे मरुस्थलों में पाए जाने वाले ऊँटों में दो कुबड़ होते हैं। ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं। आप देख सकते हैं दो कुबड़ था लद्दाख वाले ठंडे क्षेत्र वाले में, और इसमें एक कुबड़ था।
क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता और उस समय उन्हें कुबड़ों में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। उनके सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं जो लद्दाख की बर्फीले मौसम में उनको जीवित रहने में सहायक होते हैं। मरुस्थल में ऊँटों की जीवित रहने में कौन सी अन्य विशेषताएं सहायक हो सकती है? ये आपको शायद ये पूछ रहा है। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने अवलोकनों को साझा करना आरंभ कर दिया। राजस्थान की रहने वाली काशी ने कहा कि ऊँट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं, उनका गोबर सूखा होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आता है। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि भाई इसके पीछे ये कारण है, इसके पीछे ये कारण है, ये ऐसे यहाँ इसलिए है क्योंकि ये होती है। चूंकि ऊँट अपने शरीर से बहुत अधिक पसीना का त्याग नहीं करते, इसलिए बिना जल पिए भी वे कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। अब देखिए, मरुस्थलीय जो जीव होते हैं, जैसे ऊँट के बारे में बताई जा रही है कि वो वहाँ इसलिए सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि वो तो पहले मूत्र विसर्जन बहुत कम करते हैं, उनमें पसीना भी नहीं आता और वो उसमें लंबे समय तक इस तरह से रह सकते हैं। माया ने नीलगिरी के 16 वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरांस के विषय में बताया। उसने बताया कि बुरांस की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सके। सिक्किम की रहने वाली पेमा ने बताया कि उसने पास के पहाड़ों में बुरांस के लंबे पौधे देखे हैं, इसलिए भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसी फूल के बारे में बताया गया। सागर अपने सहपाठियों को बताता है कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता-पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया था। वहां उसने महासागर में विशाल व्हेल और रंगीन मछलियों को देखा। उसके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियों का धारा रेखीय शरीर उन्हें जल में तैरने में सहायता करता है। हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती है, बिल्कुल होती है, जो उन्हें वहाँ जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। बिल्कुल, ये विशिष्ट विशेषताएँ जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती है, उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। अच्छा, अनुकूलन का मतलब होता है जो किसी भी विषम परिस्थिति में अपने आप को जिंदा रख सके। ठीक है, देवदार के पेड़ का आकार और बुरांश की ऊंचाई ऐसे अनुकूल हैं जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। बिल्कुल, वह स्थान जहां पौधे और जंतु रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुओं का आवास समुद्र या महासागर है, ऊंट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल है और बुरांश का आवास पर्वतीय क्षेत्र है। पौधों और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप किन किन भिन्न विधियों के माध्यम से पौधों और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं? एक विधि तो यह है कि जो थल पर रहते हैं और जो जल में रहते हैं वे के आधार पर उनका समूह बनाया जाए। थल पर रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं और वन घास के मैदान, मरुस्थल एवं पर्वतीय क्षेत्र थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। तालाब, झील, नदियां और महासागर जलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, मेढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ साथ थल पर भी रह सकते हैं, इन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। अच्छा, यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? यदि बकरी को खाने के लिए घास ना मिले तो क्या होगा? क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है? बिल्कुल नहीं रह सकती है। ये आपको कह रहा है कि इसलिए किसी के आवासों को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। अपने माता-पिता, दादा-दादी और पड़ोसियों से उन पौधों, पक्षियों, कीटों अथवा ऐसे अन्य जंतुओं के बारे में जानें जिन्हें वे बचपन में प्रायः देखते थे, लेकिन अब वे कम दिखाई देते हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाते हैं। पौधों और जंतुओं के आवास की क्षति से वे अपने घर, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इससे जैव विविधता की हानि होती है। देखिए, कितनी अच्छी बातें कही जा रही है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप बचपन में दादा-दादी से पूछिए कि ऐसे कौन से पक्षी हैं जो पहले दिखाई देते थे, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब आपको मालूम पड़ेगा कि वो पौधे या वो जंतु आजकल क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, उनके आवासों को नष्ट किया गया होगा। यदि उनके आवासों को नष्ट किया गया तो जैव विविधता में कमी आएगी, जैव विविधता को खतरा है और ये होना नहीं चाहिए। तो आप जब ये पढ़ाई-लिखाई करते हैं तो चीज़ों को सुधारने की भी कोशिश कीजिएगा कि भाई ये ज़रूरी है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए और आप खुद तो कभी कीजिएगा ही नहीं। अब यहाँ एक वैज्ञानिक जी के बारे में वैज्ञानिक परिचय है जिसका नाम है सालिम अली। इसके बारे में आप खुद से पढ़ें, ये
इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का पक्षी पुरुष है ये, तो इसके बारे में आप खुद से पढ़ें। अब यहाँ से ये चैप्टर लगभग अब समाप्त ही होता है, और ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह की सीरीज को मैं लगातार आपके समक्ष लाता रहूँ, और इसको और कम समय में अच्छे से आपको और बता सकूँ, और जो भी कुछ सुधार लायक चीज़ें हैं आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ कुछ बातें हैं कि कुछ पक्षियों को बचाने के लिए, जैसे बंगाल के जो ये बाघ है, इसको बचाने के लिए चीता, ग्रेट इंडियन वेस्टर, इसको बचाने के लिए कुछ सरकारी अनुसंधान जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें इन सारे जानवरों को रख करके इनको आवास जो है वो मुहैया कराई जाती है और ये जीवित रह पाते हैं। इस तरह के कुछ वन भी हैं, इस तरह से ये आप खुद पढ़ करके इसको समझें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी हमारे इंडिया में जो है वो की जा रही है। बाकी इधर फिर प्रश्न अभ्यास है, और यहाँ से ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है।